हाय एवरीवन, मैं दीपिका मिश्रा। गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर आज हम लोग क्लास को अपनी एक नई टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों की टॉपिक है पाचन संस्थान से संबंधित बीमारियां, यानी जितनी भी डाइजेशन से संबंधित बीमारियां, डिजीज है, उनके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस समय हम लोगों की जितनी भी टॉपिक चल रही है विभिन्न डिजीज के बारे में, विभिन्न बीमारियों और उनके आहार के बारे में चल रही है। आज हम लोगों का जहाँ तक है मैं कोशिश करूंगी कि कंप्लीट हो जाए जितनी बीमारियां हैं। उस जो कुछ बचे होंगे उनको हेल्थ स्वास्थ्य से संबंधित जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें कंप्लीट करा दूंगी। ओके, तो चलिए आज हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पाचन संस्थान से संबंधित बीमारियां। पाचन संस्थान से संबंधित बीमारियां। ओके, तो पाचन संस्थान, पाचन हमारा पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी, पाचन हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है। कुछ लोग सीधे क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट मुख, अगर आपसे मुख को छोड़ के सीधे हाथ अमाशय इन सभी को ट्रीट कर देते हैं। बट ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है कि पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो पाचन बाय स्टेप कहाँ से कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप पाचन हमारा स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। पहले भोजन क्या होता है, वह मुख में जाता है, मुख से वह ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली से हमारे अमाशय में जाता है, अमाशय से वह छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में जाकर हमारा पाचन संस्थान मतलब पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। छोटी आंत के बाद लास्ट में वह बड़ी आंत में जाता है, मल द्वारा वह शरीर से बाहर निकल जाता है। तो पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख द्वारा, मुख से फिर ग्रास नली, आफ्टर दैट अमाशय। अमाशय में क्या होता है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना। अमाशय में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है। तो भोजन क्या होता है, ग्रास नली से अमाशय में जाता है, अमाशय से छोटी आंत में जाता है। कहाँ जाता है, छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसके बाद बड़ी आंत में। दो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो पाचन मुख से स्टार्ट होता है, मुख में हम चबाने का कार्य करते हैं ना, तो पाचन हमारा मुख से स्टार्ट होता है। उसके बाद वह ग्रास नली में जाता है, फिर अमाशय में जाता है, जहाँ भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। उसके बाद छोटी आंत में हमारा संपूर्ण पाचन हो जाता है, और बड़ी आंत में जाता है। उसके बाद क्या है, मल द्वारा बाहर निकल जाता है। तो मुख से भोजन का पाचन मुख से होता है, और मतलब भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। तो ये दो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इनको आप सभी अगर नोट करना चाहें तो नोट करें। तो स्टेप बाय स्टेप हमारे पाचन इस तरह से होते हैं, मुख, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। ओके, तो आज हम लोग पाचन संस्थान से संबंधित बीमारियों के बारे में डिस्कशन करेंगे, अध्ययन करेंगे कि उससे संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हैं, उनमें कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में देने चाहिए। ओके, सारी बात समझ में। तो पाचन संस्थान से संबंधित बीमारियां हमारी कौन सी हुई, पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर हुआ, और आंत का अल्सर हुआ, और क्या होता है, कब्ज होना, अतिसार, और क्या है, ट्रॉपिकल स्क्रू। ये सारी बीमारियां हैं, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, तो पाचन संस्थान से संबंधित पहले कौन कौन सी बीमारियां हैं इनको आप नोट करिए। कौन कौन सी बीमारी है, पेप्टिक अल्सर। ओके, पेप्टिक अल्सर हमारा कहाँ होता है, या अमाशय में होता है। अमाशय में पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, घाव हो जाता है। तो पेप्टिक अल्सर हुआ, कब्ज हुआ, यह भी हमारा पाचन संस्थान से संबंधित है। तीसरा हमारा हुआ अतिसार, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको डायरिया भी कहा जाता है।
तीसरा हम लोग का अतिसार हुआ। चौथा क्या है हमारा, आंतों का अल्सर। और ट्रॉपिकल स्क्रू। ओके, ये सारी हमारी किससे संबंधित है, पाचन संस्थान से संबंधित है। और हमारा है फ्लैचुलेंस। फ्लैचुलेंस इसका मतलब क्या हुआ, पेट फूलना। इसमें क्या होता है, पेट, फ्लैचुलेंस मींस पेट फूलना। इसमें क्या होता है, पेट फूल जाता है। ओके, तो ऐसी कई बीमारियां जो हमारी पाचन संस्थान से, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित हैं। ओके, तो पाचन में हमारे किसी भी कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या, छोटी समस्या ही हो जाती है, फिर भी उसका इफेक्ट क्या होता है, काफी बड़ा हमको दिखता है। जरा सा कुछ भी प्रॉब्लम होने पर हम लोग कई समस्याओं से, कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, पाचन संस्थान से संबंधित बीमारियां हमारा पेप्टिक अल्सर है, जो कि अमाशय से संबंधित है। इसमें क्या होता है, अमाशय में घाव हो जाता है। और दूसरा हमारा कब्ज है। कब्ज में क्या होता है, कब्ज में जो है मल त्याग काफी दिनों में होता है, मतलब काफी ये रेगुलर नहीं रहती है उसकी रूटीन की, डेली इंसान जाए उसमें 2-4 दिन के बाद कभी कभी हफ्तों दिन लग जाते हैं और मल टाइट होता है। और इसमें क्या होता है, अतिसार में मल पतला होता है और बार बार मल त्याग की समस्या होती है। और आंतों का अल्सर, इसमें क्या होता है, आंतों में घाव हो जाता है। जैसे पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, अमाशय में घाव हो जाता है ना, वैसे आंतों में, इसमें आंतों में अल्सर होने पे आंतों में घाव हो जाती है। और ट्रॉपिकल स्क्रू, यह क्या है, ये भी हमारे पाचन संस्थान से संबंधित एक दुर्लभ बीमारी है। इसमें क्या होता है, इसमें पोषक तत्व जो होते हैं, पोषक तत्वों को अवशोषित करने वाली छोटियां क्या करती है, पोषक तत्वों को अवशोषित करती है ना, तो पोषक तत्वों को अवशोषित करने की छोटी आंत की क्षमता में कमी हो जाती है। क्या होता है, पोषक तत्वों को अवशोषित करने की छोटी आंत की क्षमता में कमी हो जाती है और व्यक्ति क्या हो जाता है, पाचन संस्थान से संबंधित समस्याओं से ग्रसित हो जाता है। यह जो है आंतों में सूजन के कारण होता है। किसमें, हाथों में सूजन के कारण। तो इसको नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। ट्रॉपिकल स्क्रू, इसको तो बताया पाचन संस्थान से संबंधित रोग है। और यह पोषक तत्वों को अवशोषित करने वाली छोटी आंत की क्षमता में क्या होता है, कमी हो जाता है। छोटी आंत की क्षमता में कमी हो जाती है। यह क्या क्यों होता है, यह आंतों में सूजन के कारण भी होता है। यह आंत में सूजन के कारण होता है, सूजन के कारण होता है। ओके, तो ट्रॉपिकल स्क्रू में क्या होता है, पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता, छोटी आंत की जो पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता होती है उसमें कमी हो जाती है। यह आंतों में सूजन के कारण होता है। और फ्लैचुलेंस, इसमें क्या होता है, इसमें पेट फूलने की समस्या होती है। जैसे व्यक्ति का पेट फूल जाता है, गैस बहुत अधिक मात्रा में बनती है और पेट भरा भरा सा महसूस होता है। तो ये सारी हमारी पाचन संस्थान से संबंधित समस्याएं हैं। ये तो हमने लाइटली बता दिया इससे संबंधित समस्याओं के बारे में। अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर जो है यह हमारा अमाशय से संबंधित रोग है। इसमें क्या होता है, इसमें अमाशय में घाव हो जाता है। जैसे जब अमाशय में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना, अमाशय के द्वारा कौन सा अम्ल निकलता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ये क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है। तो जब भोजन हमारे शरीर में जाता है तो ये उसको तोड़ने का कार्य करता है, क्या, HCl।
तो अमाशय से क्या निकलता है? अमाशय से HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। जब हम भोजन व्रत लाते हैं या फिर लेट से खाना खाते हैं तो ये हाइड्रोक्लोरिक क्या काम करता है? ये पचाने का काम करता है ना। तो जब इसको कुछ पचाने के लिए नहीं मिलता, भोजन जब नहीं जाएगा, आप व्रत रहेंगे या लेट से खाना खाएंगे, तो अमाशय में जब नहीं कुछ जाएगा तो हाइड्रोक्लोरिक तो अपना काम करता रहता है, अमाशय से निकलता है, ये अपना कार्य करता रहता है। तो जब इसको भोजन या कुछ भी नहीं मिलता है पचाने के लिए तो ये अमाशय की दीवार पर बुरा प्रभाव डालने लगता है, क्योंकि ये तो अपना कार्य करता रहता है ना। तो जब इसको पचाने के लिए कुछ नहीं मिलता है तो ये अमाशय की दीवारों पर बुरा प्रभाव डालने लगता है, जिससे अमाशय में घाव हो जाता है। ओके, तो अमाशय में घाव हो जाने पर क्या होता है? व्यक्ति पेप्टिक अल्सर से ग्रसित हो जाता है। तो क्या होता है पेप्टिक अल्सर में? इसके अतिरिक्त भी पेप्टिक अल्सर के कई कारण हैं, बट मेन यही है, नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहते हैं। क्या होता है पेप्टिक अल्सर में? इसमें क्या होता है? अमाशय से निकलने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब कुछ पचाने को नहीं मिलता यानी कब नहीं मिलता है? जब जैसे व्यक्ति लेट से खाना खाया, जैसे लेट से भोजन या व्रत की स्थिति में या व्रत में, तो क्या करता है? अमाशय से निकलने वाला HCl अम्ल जब कुछ पचाने को नहीं मिलता है तब वह अमाशय की दीवार पर बुरा प्रभाव डालता है। अमाशय की दीवारों पर बुरा प्रभाव डालता है, जिससे क्या हो जाता है? अमाशय में घाव हो जाता है, जिससे घाव हो जाता है और व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर हो जाता है। पेप्टिक अल्सर हो जाता है। ओके, आई बात समझ में? इसमें क्या होता है? अमाशय से जैसे हमारे शरीर की कुछ क्रियाओं को पर हम लोगों का नियंत्रण नहीं है कि नहीं? जैसे हमारा हार्ट बीट जो है ये तो हमारे नियंत्रण में नहीं है ना, कि हमारा हार्ट बीट जब हम चाहे हुआ, जब नहीं चाहे तो नहीं हुआ। वैसे हमारा पाचन संस्थान भी है, ये अपना कार्य करता रहता है, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड नहीं है। तो जब ये आप खाएं या ना खाएं, ये क्या होता है? HCl तो हमारा काम करेगा ही, अमाशय से निकलेगा ही, बट जब इसको भोजन नहीं मिलेगा पचाने के लिए तो ये क्या करता है? अमाशय की दीवारों पर बुरा प्रभाव डालता है, जिससे अमाशय में घाव हो जाता है और व्यक्ति अल्सर से ग्रसित हो जाता है। ओके, तो ये अल्सर के कारण हैं। और अल्सर कितने प्रकार के होते हैं? अल्सर 2 प्रकार के होते हैं। इसको मैं मिटा दूं। अल्सर जो है या 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आमाशयिक पेप्टिक अल्सर और एक पक्वाशयिक अल्सर। अल्सर कितने प्रकार के? 2 प्रकार। पेप्टिक अल्सर नहीं, बस अल्सर है। अल्सर के प्रकार ये कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक हमारा हो गया आमाशयिक अल्सर, जिसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। दूसरा हमारा होगा पक्वाशयिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के बारे में हमने बताया। अब पक्वाशयिक अल्सर क्या होता है? इसमें जैसे छोटी आंत के या जो है छोटी आंत के
डियोडेनम वाले भाग में होता है। छोटी आंत के कौन से भाग में? डियोडेनम वाले भाग में। छोटी आंत के पूछ सकता है ना, पर कौन सा अल्सर कहाँ होता है? तो यह छोटी आंत के डियोडेनम वाले भाग में होता है। यह आंत का कौन सा भाग होता है? मध्य भाग होता है। या छोटी आंत का डियोडेनम जो है यह मध्य भाग होता है। छोटी आंत का डियोडेनम मध्य भाग होता है। तो आमाशयिक अल्सर आमाशय में होता है। पक्वाशयिक अल्सर या छोटी आंत के डियोडेनम वाले भाग में होता है। छोटी आंत के कितने भाग हैं? छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। ये भी पूछा जाता है, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। छोटी आंत के कितने भाग हैं? 3। छोटी आंत के 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला हमारा जेजुनम, ये पहला हुआ। और दूसरा हमारा डुओडेनम, और तीसरा हमारा क्या हुआ? इलियम। ओके, ये 3 पार्ट हमारे छोटी आंत के हैं। ये पहला, ये मध्य भाग, ये लास्ट का भाग होता है। तो छोटी आंत के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, जेजुनम, डुओडेनम और इलियम। ओके, कौन से हैं? इलियम। हाँ, ये है इलियम। तो पक्वाशयिक अल्सर जो होता है छोटी आंत के डियोडेनम वाले भाग में होता है। ओके, तो आई बात समझ में? पेप्टिक अल्सर क्या होता है? यह आमाशय से संबंधित होता है। इसमें आमाशय से निकलने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे आमाशय में घाव हो जाता है। उसे हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अल्सर 2 प्रकार के होते हैं, आमाशयिक अल्सर और पक्वाशयिक अल्सर। पक्वाशयिक अल्सर हमारी छोटी आंत के डियोडेनम वाले भाग में होता है। अब हम पेप्टिक अल्सर कैसे होता है इसके बारे में हमने बताया। अब हम लोग पेप्टिक अल्सर के लक्षण के बारे में देखेंगे। पेप्टिक अल्सर के लक्षण में क्या होता है? पेट में दर्द होता है, छाती में जलन होती है, भूख कम लगती है या नहीं भी लगती है भूख, और क्या होता है? थकान सा महसूस होता है, और अपच, उल्टी, डकार, गैस, ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। और आयरन का अवशोषण भी जो है वह ठीक से नहीं होता। किसमें? पेप्टिक अल्सर में। तो पेप्टिक अल्सर के लक्षण कौन से हैं? ये किसके लक्षण है? पेप्टिक अल्सर के लक्षण। तो क्या होता है? पेट दर्द, ओके, छाती में जलन, और क्या समस्या होती है? भूख की कमी, भूख की कमी, और अपच, उल्टी, डकार, अपच, उल्टी, डकार, गैस, थकान, ये सारे लक्षण किसमें? पेप्टिक अल्सर में देखने को मिलते हैं। और क्या होता है? पेट भरा भरा सा महसूस होता है। अभी कुछ खा भी लेते हैं, अगर जरा भी कुछ खाते या अभी नहीं खाए जाते हैं तो व्यक्ति को क्या होता है? पेट भरा भरा सा महसूस होता है। पेट भरा महसूस होना। और क्या होता है? आयरन का अवशोषण कम हो जाता है। आयरन का अवशोषण जो होता है पेप्टिक अल्सर की स्थिति में, आयरन का अवशोषण ठीक से नहीं होता है। आयरन का अवशोषण ठीक से नहीं होता। पूछ सकता ना, आयरन का अवशोषण किस पाचन संस्थान से संबंधित बीमारी से संबंधित है? आयरन का अवशोषण जिसमें ठीक से ना होता, तो यह पेप्टिक अल्सर में होता है। तो ये सारे लक्षण हमारे पेप्टिक अल्सर से संबंधित है। पेट में दर्द, छाती में जलन, भूख की कमी, अपच, उल्टी, डकार, गैस, थकान, पेट का भरा महसूस होना, आयरन का अवशोषण
ठीक से इसमें नहीं होता। ये सारे हमारे पेप्टिक अल्सर से के लक्षण हैं। इसमें क्या होता है, छाती में जलन भी होती है और व्यक्ति को जैसे भूख की कमी लगती है, भूख नहीं लगता है या बहुत कम मात्रा में भूख लगती है, उल्टी की समस्या भी आती है, मिचली आती है, ये सारी समस्याएं पेप्टिक अल्सर में होती है। अब हम लोग पेप्टिक अल्सर के कारण के बारे में देखेंगे। ये तो लक्षण है, अब हम लोग पेप्टिक अल्सर के कारण कौन से हैं इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले पेप्टिक अल्सर का कारण क्या हम देखते हैं, क्या है, वंशानुक्रम। पेप्टिक अल्सर का कारण क्या है, वंशानुक्रम। जैसे अगर किसी भी पीढ़ी में या परिवार में कोई भी पेप्टिक अल्सर से ग्रसित है तो यह भी देखने को मिलता है कि नेक्स्ट पीढ़ी में उसके चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो एक तरह से यह वंशानुक्रम से संबंधित रोग है। और यह जो होता है, यह ओ ब्लड ग्रुप वालों को ज्यादा होने की संभावना होती है। पेप्टिक अल्सर हमारा ब्लड ग्रुप ओ वालों को ज्यादा होने की संभावना होती है। ओ ग्रुप वाले व्यक्ति को होने की संभावना ज्यादा होती है। ज्यादा होती है। और क्या है इसके कारण, और इसके कारण व्रत है, उपवास यानी व्रत। व्रत की स्थिति में हमने बताया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आंतों पर बुरा प्रभाव डालता है। और अधिक मसाले युक्त पदार्थ या तले भुने पदार्थ का जो यूज करता है या अधिक मसाले युक्त पदार्थ से भी यह होता है। अधिक मसाले युक्त पदार्थ। और क्या है हमारा पेय पदार्थ, जैसे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो लोग काफी और चाय का ज्यादा यूज करते हैं उनको भी इसको होने की संभावना ज्यादा रहती है। कुछ लोगों की आदत होती है ना, हर घंटे 2 घंटे पे चाय काफी बहुत पसंद करते हैं, बस जी में आया उठे चल दिए बनाए और पी लिए, उससे उनका मूड फ्रेश हो जाता है। लेकिन ये गलत है, बार बार चाय काफी नहीं पीना चाहिए। इससे क्या होता है, पेप्टिक अल्सर और कई समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो क्या है, पेय पदार्थ यानी ज्यादा से ज्यादा काफी और चाय का यूज करने से भी यह होता है। और क्या इसके कारण है, धूम्रपान भी इसका एक मुख्य कारण है। ओके, और लास्ट हमारा क्या है, म्यूसिन की कमी। म्यूसिन की कमी क्या है, जैसे हमारी अमाशय की जो दीवारें हैं या किसकी बनी हुई है, म्यूकोप्रोटीन की बनी हुई है। तो यह क्या करता है, यह म्यूकोप्रोटीन जो होता है यह म्यूको का श्रावण करता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमारे अमाशय की रक्षा करता है। तो म्यूकोप्रोटीन की जब म्यूको की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, वह हमारी रक्षा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से नहीं कर पाएगा, जिससे हाइड्रोक्लोरिक का बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो ये क्या हुआ, वंशानुक्रम ब्लड ग्रुप वालों को ज्यादा क्या होता है, व्रत की स्थिति इसका एक कारण है। पेप्टिक अल्सर का अधिक मसाले युक्त भोज्य पदार्थ का सेवन, चाय काफी का ज्यादा सेवन करने पर और धूम्रपान करने पर। लास्ट हम लोग का क्या है, म्यूसिन की कमी होने पर। किसकी कमी, म्यूसिन की कमी। तो हमने क्या बताया, हमारा अमाशय जो है वो म्यूकोप्रोटीन से बना होता है। अमाशय की दीवारें, किससे बनी होती है, म्यूकोप्रोटीन
से बनी होती है। और यह क्या करती है, और म्यूकोप्रोटीन जो है, म्यूकोप्रोटीन म्यूको का श्रावण करता है, म्यूको का श्रावण करता है, जो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय की रक्षा करती है। अभी हमारा चैनल बहुत गरीब है, जिस कारण हम जो है उस बोर्ड का यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसमें लिखना पड़ता है, जो काफी स्लो स्पीड में भी होता है। बट धीरे धीरे आप लोग के सपोर्ट से हम भी आगे बढ़ना चाहेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। बस आप लोगों के सपोर्ट्स की जरूरत है। ओके, तो क्या होता है, म्यूसिन की कमी, म्यूसिन की कमी होने पे क्या होता है, म्यूको जो है अमाशय के द्वारा म्यूकोप्रोटीन से बनी है, जो म्यूको का श्रावण करती है। और यह म्यूको क्या HCl अम्ल से अमाशय की रक्षा करता है। जब हमारे अमाशय में म्यूसिन की कमी हो जाएगी तो वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमारी अमाशय की रक्षा नहीं कर पाएगा, तो व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर हो जाता है। तो यह भी हमारा म्यूसिन की कमी भी पेप्टिक अल्सर के कारण के अंतर्गत आता है। अब हम पेप्टिक अल्सर में पोषक तत्वों की आवश्यकता के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, पोषक तत्वों की आवश्यकता। इसमें पेप्टिक अल्सर में पोषक तत्वों की आवश्यकता। आई होप आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जितना हमने बताया। बट अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये मैं बार बार बोलती हूँ, अगर कुछ भी जब भी आप देखिए वीडियो को, जितने दिनों बाद देखिए, जब भी देखिए, अगर कुछ नहीं समझ में आता, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, तो इसमें पेप्टिक अल्सर में पोषक तत्वों की आवश्यकता क्या है, इसमें प्रोटीन जो है 50% अधिक देना चाहिए, और क्या, वसा को भी बढ़ा के देना चाहिए, वसा की मात्रा बढ़ा के देना चाहिए। वसा किसके साथ, दूध के साथ देना चाहिए। तो प्रोटीन या 50% अधिक देना चाहिए, और वसा या भी 50% अधिक देना चाहिए। और किसके साथ देना चाहिए, और या दूध के साथ या वसा देनी चाहिए, वसा दूध के साथ देना चाहिए। ओके, ये हमारा वसा हुआ। वसा के बाद खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में 40 से 50% बढ़ा के देना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में या 40 से 50% बढ़ा देना चाहिए। ओके, और खनिज के बाद हमारा हुआ कार्बोहाइड्रेट। इसमें क्या होता है, पेप्टिक अल्सर में हमें कार्बोहाइड्रेट की कम मात्रा देनी चाहिए। कार्बोज जो है कम मात्रा में देना चाहिए, क्योंकि कार्बोज के पाचन में, रेसे युक्त कोई भी भोज्य पदार्थ है उसके पाचन में कठिनाई होता है। कार्बोज कम मात्रा में। ओके, और हमारा हुआ विटामिन सी। तो विटामिन बी और सी की अधिक मात्रा इसमें देना चाहिए। विटामिन बी और सी अधिक मात्रा में देना चाहिए, क्योंकि सी क्या करता है, घाव को भरने का कार्य करता है। तो विटामिन सी और बी की मात्रा अधिक देनी चाहिए। ओके, तो प्रोटीन हमारा 50% अधिक देना चाहिए बढ़ा के, और वसा यह भी
यहाँ या भी 50% बढ़ा के देना चाहिए। और वसा कैसे देना चाहिए? दूध के साथ देना चाहिए। और खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में 40 से 50% बढ़ा के देना चाहिए। कार्बोज हमें पेप्टिक अल्सर के मरीज को, पेप्टिक अल्सर के पेशेंट को कम मात्रा में देना चाहिए। और विटामिन बी और सी अधिक मात्रा में देना चाहिए। किसको? पेप्टिक अल्सर के पेशेंट को। अब हमको कुछ इसमें सावधानियां होती हैं। जैसे हमको पेप्टिक अल्सर में सावधानियां क्या है? निश्चित समय पर भोजन लेना चाहिए। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना कि नाश्ता लेट से करेंगे, लेट से खाना, या नाश्ता करेंगे नहीं, काफी लेट से खाना खाएंगे। उसकी कोई टाइमिंग, खाने पीने की टाइमिंग नहीं है। ये मैक्सिमम लोगों की होती है। मैं इतना सब कुछ बताती हूँ तो मेरे यहाँ खुद ही मेरी मम्मी जो है और मेरी सासू माँ दोनों लोग कमेंट करती रहती है कि इतना सब कुछ पता है फिर भी तुम कुछ खाती पीती नहीं टाइमली। ओके, तो आप लोगों के भी साथ ऐसा होगा। बट अगर हम लोग जान रहे हैं तो उसको फॉलो भी करना चाहिए, बस दूसरों को ही फॉलो करने को नहीं भूलना चाहिए। ओके, तो क्या हमने बताया? पेप्टिक अल्सर में सावधानियां कुछ हैं। तो सावधानियां क्या है? समय समय पर, निश्चित समय पर भोजन लेना चाहिए। और अम्लीय पदार्थों का कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। और मसाले युक्त भोज्य पदार्थ का कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। सादा पौष्टिक तरल आहार लेना चाहिए। कैसा? सादा पौष्टिक आहार लेना चाहिए। और जठर रस को उत्तेजित करने वाले भोज्य पदार्थ कम लेने चाहिए। किसको? जठर रस को उत्तेजित करने वाले जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको कम मात्रा में लेना चाहिए। तो इसको मैं नोट नहीं करूंगी, आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिएगा कि इसकी सावधानियां क्या है। निश्चित समय पर भोजन ले, जठर रस को उत्तेजित करने वाले भोज्य पदार्थों का सेवन कम करें, अम्लीय भोज्य पदार्थों का सेवन कम करें, मसाले युक्त भोज्य पदार्थ कम से कम मात्रा में ले, और सादा पौष्टिक तरल आहार का यूज पेप्टिक अल्सर में करना चाहिए। अब कुछ लोगों ने जैसे क्या किया है, पेप्टिक अल्सर में अपने अपने आहार डाइट प्लान बनाए हैं जो उस हिसाब से रोगी को दिया गया, देखा गया रोगी की रोग की अवस्था में कितना सुधार हुआ, क्या हानि हुआ और क्या लाभ हुआ। तो क्या हम देखेंगे कि पेप्टिक अल्सर में जो लोगों ने आहार बनाए मुख्य 4 हैं। 4 प्रकार के आहार दिए गए। पेप्टिक अल्सर में आहार के 4 प्रकार दिए गए। पेप्टिक अल्सर पेप्टिक अल्सर में दिए गए 4 प्रकार के आहार कौन कौन से हैं? ओके, तो क्या किया गया, पेप्टिक अल्सर में कुछ डाइटिशियन या कुछ लोगों के द्वारा आहार डाइट प्लान बनाया गया और उनको दिया गया, देखा गया कि पेप्टिक अल्सर में रोग की अवस्था में क्या सुधार हो रहा है और क्या हानि हो रहा है। तो कुछ के आहार जो है वह तो पेप्टिक अल्सर की अवस्था में तो सुधार हुआ, बट कुछ प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा दे रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो जा रहा है, मरीज हो जा रहा है व्यक्ति, कुछ की कोलेस्ट्रॉल मात्रा बढ़ जा रही है। तो अल्सर तो ठीक हो रहा है पेप्टिक अल्सर, बट ये सारी कुछ परेशानियों को बढ़ा देगा। तो ऐसा डाइट तो हमको नहीं चाहिए ना कि जो एक तो ठीक करता दूसरा दूसरी बीमारी को जन्म दे देता है। और कुछ इसमें है जो पेप्टिक अल्सर में आरामदायक रहे हैं, रोग की अवस्था को ठीक करने में भी सही रहे हैं और उनके कोई हानि नहीं है। तो हम सबसे पहले किसके देखेंगे? सिप्पी के आहार के बारे में। पेप्टिक अल्सर में पूछ सकता है कि किन लोगों ने आहार दिया, कितने प्रकार के आहार दिए गए थे? 4 प्रकार के। किसके द्वारा? सिप्पी के द्वारा, एंडरसन के द्वारा, और एक हमारा है, ऐसे कई हैं जिसको हम बता रहे हैं 4 प्रकार के आहार ब्यूले वेड के द्वारा। अब हम सिप्पी का आहार देखेंगे। किसका? पहला हमारा सिप्पी का आहार। इन्होंने अपने आहार में क्या दिया? सिप्पी ने अपने आहार में क्या दिया? दूध दिया, दूध प्लस क्रीम,
दूध की कितना भाग दिया, दूध जो है 3 भाग जो है दूध का दिया और 1 भाग क्रीम का दिया। 3 भाग दूध और कितना 1 भाग क्रीम दिया। कितने देर पर इन्होंने ये भोज्य पदार्थ जो है एक घंटे के अंतराल पर इन्होंने इसको दिया, एक घंटे के अंतराल पर। और कितनी मात्रा में दिया, 100 से 150 ग्राम तक। एक बार में कितना दिया, एक बार में 100 से 150 ग्राम तक दिया। यानी इन्होंने सिप्पी ने अपना पेप्टिक अल्सर के रोगी के लिए जो आहार बनाया उसमें शामिल क्या किया, दूध और क्रीम को। दूध को उन्होंने 3 भाग दूध का शामिल किया और 1 भाग क्रीम का शामिल किया। और इसको दूध पेप्टिक अल्सर के पेशेंट को एक घंटे के अंतराल पर इसको इन्होंने दिया। कितनी मात्रा में, एक बार में 100 से 150 ग्राम तक। तो इससे क्या हुआ, इससे तो अल्सर की स्थिति में व्यक्ति को सुधार महसूस हुआ, सुधार भी हुआ। बट इससे क्या हुआ कि व्यक्ति के इसका प्रभाव क्या हुआ, उसके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ गई, व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो गया। और क्या हुआ, वसा की मात्रा बढ़ गई, एथेरोस्क्लेरोसिस का भी रोगी हो गया। तो ये सारी समस्याएं इनके आहार में देखने को मिली। सिप्पी के आहार का प्रभाव क्या हुआ, प्रभाव वसा की मात्रा बढ़ गई। और क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया। और क्या हुआ, व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर का, बीपी का मरीज हो गया। ओके। और एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो रहा था। इससे क्या हो रहा था, एथेरोस्क्लेरोसिस। हमने बताया था ना एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में। इसमें क्या होती है, फैट की मात्रा बढ़ जाती है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस की समस्या। तो इनके सिप्पी के आहार को देने पर क्या हुआ, पेप्टिक अल्सर में तो आराम मिला, पेप्टिक अल्सर में आराम मिला, बट उसका प्रभाव क्या हुआ, वसा की मात्रा बढ़ गई व्यक्ति के बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया। वसा की मात्रा बढ़ने पर तो ट्राइग्लिसराइड अपने आप ही बढ़ जाएगा और व्यक्ति बीपी का मरीज हो गया और एथेरोस्क्लेरोसिस की समस्या से ग्रसित हो गया। तो ऐसा आहार सही नहीं माना जाएगा ना। ये अल्सर में तो आराम दे, पर विभिन्न बीमारियों को जन्म देता है ये। तो इनके आहार को सही नहीं माना गया। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, सिप्पी ने अपने आहार में क्या शामिल किया, तो दूध और क्रीम को, 3 भाग दूध 1 भाग क्रीम। और इनके आहार का क्या प्रभाव पड़ा ये भी पूछ सकता है, इसलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसमें 4 लोगों ने 4 प्रकार के आहार दिए। फर्स्ट हमारा सिप्पी का आहार हो गया। अब दूसरा हम क्या देखेंगे, एंडरसन का आहार। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे एंडरसन का आहार। एंडरसन का आहार। ओके। इन्होंने अपने आहार में क्या शामिल किया, दूध, क्रीम, डेक्सट्रोज, दूध, क्रीम, डेक्सट्रोज प्लस जिलेटिन। क्या, जिलेटिन। इन्होंने इसे अपने आहार में शामिल किया। डेक्सट्रोज हमारा क्या है, या एक प्रकार की शर्करा है,
शर्करा। डेक्सट्रोज क्या है? शर्करा है एक तरह का। तो इन्होंने अपने आहार में दूध, क्रीम, डेक्सट्रोज, जिलेटिन जैसे आहार को शामिल किया। दूध की कितनी मात्रा? 900 ग्राम दूध। कितना? 900 ग्राम दूध और 100 ग्राम क्रीम और डेक्सट्रोज 60 ग्राम डेक्सट्रोज को शामिल किया और 50 ग्राम जिलेटिन 50 ग्राम जिलेटिन को इन्होंने शामिल किया। किसको? दूध को 900 ग्राम, क्रीम को 100 ग्राम और डेक्सट्रोज जो कि एक शर्करा है इसको उन्होंने 60 ग्राम और जिलेटिन को 50 ग्राम की मात्रा में शामिल किया और प्रत्येक घंटे पर इसको 100 से 150 ग्राम तक यह आहार कितने दिया? प्रत्येक घंटे पर 100 से 150 ग्राम की क्वांटिटी में दिया गया। तो इन्होंने दूध, क्रीम, डेक्सट्रोज, जिलेटिन को अपने आहार में शामिल किया और उसको प्रत्येक घंटे पर यानी एक घंटे पर इन्होंने 100 से 150 ग्राम की मात्रा में दिया। 100 से 150 ग्राम तक इन्होंने प्रत्येक घंटे पर इसको दिया। तो इससे क्या हुआ? स्थिति में तो कुछ आराम मिला बट व्यक्ति के बॉडी में प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई। तो इससे इसका इफेक्ट क्या हुआ? इसका प्रभाव एंडरसन के आहार का प्रभाव क्या हुआ? प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई। प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई। ओके, तो प्रोटीन बढ़ने से भी कई समस्याएं देखने को मिलती है ना। प्रेजेंट टाइम में हमारा क्या है? यूरिक एसिड की समस्या से लोग बहुत ग्रसित हुए। ये भी क्या है? हाई प्रोटीन की वजह से भी होता है। इसमें क्या होता है? हम दही और या ये दूध से बने पदार्थ जैसे ये पनीर वगैरह या दाल, इन सब चीजों को कम मात्रा में या नहीं लेना होता है। किसमें? यूरिक एसिड में। तो इसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई बट रोगी को कुछ तो आराम मिला। तो एंडरसन का आहार भी सही नहीं साबित हुआ। अब हम किसके देखेंगे? म्यूले ग्रेड का आहार। दो हमारे हुए, अब ये म्यूले ग्रेड का आहार। तीसरा हमारा म्यूले ग्रेड का आहार। अब म्यूले ग्रेड का आहार उत्तम यानी सर्वोत्तम आहार माना गया। किसमें? पेप्टिक अल्सर में, क्योंकि इनके आहार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ, बुरा इफेक्ट व्यक्ति पर नहीं पड़ा और नहीं तो व्यक्ति यानी रोग की अवस्था में व्यक्ति को रिलीफ हुआ, आराम मिला। तो पेप्टिक अल्सर की स्थिति में किसके आहार को सर्वोत्तम माना गया? म्यूले ग्रेड के आहार को। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं कि पेप्टिक अल्सर में किसके आहार को सर्वोत्तम माना गया है? तो म्यूले ग्रेड का आहार सर्वोत्तम माना गया। अब म्यूले ग्रेड ने अपने आहार में मांस, मछली, दूध, अंडा, मांस, मछली, दूध, अंडा, इन सभी को अपने आहार में शामिल किया। तो इन सभी को क्या किया? एक प्यूरी तैयार किया। इन सभी का प्यूरी, इन सभी को मांस, मछली, दूध, अंडा का एक प्यूरी बनाया जिसे प्यूरी नाम दिया गया। तो इनको क्या किया? इन सभी का अंडा, मांस, मछली, इन सभी का एक प्यूरी बनाया। फिर इस प्यूरी को दोबारा से क्या किया? प्यूरी को दोबारा से किसके साथ? दूध के साथ दिया गया। एक बार प्यूरी बनाने में हम लोगों ने दूध का यूज किया ना, फिर क्या हुआ? प्यूरी के साथ फिर से इन्होंने दूध का उपयोग करके रोगी को दिया। तो मांस, मछली, दूध, अंडा के साथ क्या किया? प्यूरी बनाया, फिर प्यूरी के साथ दूध को दिया। एक घंटे के अंतराल पर 100 ग्राम तक दिया। यह आहार इन्होंने, इनका जो आहार रहा, इसको एक घंटे के अंतराल पर, 1 घंटे के अंतराल पर कितना दिया? 100 ग्राम तक, 100 ग्राम की मात्रा में दिया। इससे क्या हुआ? व्यक्ति को प्रोटीन भी अच्छी खासी मिल रही थी। ये नहीं हो रहा था कि ना प्रोटीन की कमी हो, ना प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में।
तो इससे क्या हुआ, प्रोटीन भी व्यक्ति को अच्छी खासी मिल रही थी और रोग की अवस्था में यानी पेप्टिक अल्सर भी इससे ठीक हो रहा था। तो सबसे अच्छा आहार पेप्टिक अल्सर में किसे माना गया, म्यूलेग्रेट का आहार। म्यूलेग्रेट के आहार में किसको शामिल किया गया, मांस, मछली, अंडा, दूध को। इन्होंने इन सभी को मिलाकर एक प्यूरी बनाया और प्यूरी को फिर से दोबारा दूध के साथ दिया और एक एक घंटे के अंतराल पर कितनी मात्रा में, 100 ग्राम तक दिया। इससे रोगी की स्थिति में सुधार हुआ, रोगी को आराम मिला। ओके, तो सिप्पी का भी आहार नहीं सही रहा अल्सर के लिए, एंडरसन का भी नहीं सही रहा, तीसरा म्यूलेग्रेट का आहार। अब हमने जैसा बताया 4 प्रकार के आहार दिए गए, अभी ये हमारा 3 हुआ है, लास्ट हमारा बचा है चौथा, क्या, लैंगहार्ड्स का आहार। इसमें क्या हो रहा था, प्रोटीन अच्छी खासी मिल रही थी। कितनी प्रोटीन मिल रही थी, 120 से 150 ग्राम तक प्रोटीन मिल रही थी, ग्राम मिल रही थी। ओके, यह अच्छा भी साबित हुआ। अब हम देखेंगे लैंगहार्ड्स का आहार। बस छोटे छोटे टॉपिक हैं, बस इसको माइंड में बनाए रखना, कुछ बहुत बड़ा नहीं है। ये इनके जो 4 प्रकार के आहार हैं, किसी न किसी एग्जाम में कोई जरूरी टीजीटी पीजीटी में नेट वगैरह में भी ये पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए तैयार रखिए इसको आप। तो लैंगहार्ड्स का आहार, चौथा हमारा क्या है, लैंगहार्ड्स का आहार। अब इन्होंने अपने आहार में क्या शामिल किया, लैंगहार्ड्स ने अपने आहार में क्या शामिल किया, इन्होंने दूध और अंडा, क्या शामिल किया, दूध प्लस अंडा अपने आहार में शामिल किया। कितने देर में, 1 घंटे में 150 से 175 ग्राम तक इन्होंने इसकी मात्रा दी। ओके, तो लैंगहार्ड्स ने अपने आहार में दूध और अंडे को शामिल किया और एक एक घंटे के अंतराल पर 150 से 175 ग्राम तक इसकी अपने आहार की मात्रा इन्होंने दी। तो इसका प्रभाव क्या हुआ, इनके आहार का प्रभाव क्या हुआ, प्रभाव क्या हुआ, इसमें ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा व्यक्ति में, रोगी में बढ़ने लगी। कोलेस्ट्रॉल की स्थिति में तो आराम मिला, बट कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगा। ओके, तो ये हमारे 4 प्रकार के पेप्टिक अल्सर में दिए गए 4 प्रकार के आहार हैं, सिप्पी का आहार, एंडरसन का आहार, म्यूलेग्रेट का आहार और लैंगहार्ड्स का आहार। इन सभी आहार में सबसे सर्वोत्तम आहार म्यूलेग्रेट का आहार माना गया। क्वेश्चन पूछ सकता है पेप्टिक अल्सर में सर्वोत्तम आहार किसके आहार को माना गया, तो म्यूलेग्रेट के आहार को सर्वोत्तम माना गया। अब ये तो हमारा पेप्टिक अल्सर कंप्लीट हुआ। हमने ट्रॉपिकल फ्लू के भी बारे में बताया, आंत के भी अल्सर के बारे में बताया, कब्ज के बारे में बताया। कब्ज में भी हम देख ले कैसे होता है पेप्टिक अल्सर का, थोड़ा कब्ज के बारे में देखेंगे। कब्ज को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन।
ओके, कब्ज को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। इसमें हमने अभी बताया क्या होता है, मल त्याग जो है काफी दिनों में होता है, लेट मतलब 1-2 दिन बाद होता है, अंतराल पर होता है। और क्या होता है इसमें, मल कड़ा हो जाता है, मल कड़ा होना, ये समस्या इसमें देखने को मिलती है। किसमें, कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन में। अब हम कब्ज के प्रकार के बारे में देखेंगे। कब्ज के प्रकार, कब्ज के प्रकार, कब्ज कितने प्रकार का होता है, कब्ज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से कब्ज 3 प्रकार के होते हैं, एटोनिक कब्ज, एटोनिक कब्ज, दूसरा हमारा अवरोधात्मक कब्ज, पहला एटोनिक, दूसरा अवरोधात्मक कब्ज, और तीसरा स्पैटिक कब्ज। दूसरा अवरोधात्मक और तीसरा स्पैटिक कब्ज, स्पैटिक कब्ज। तो कब्ज कितने प्रकार के होते हैं, एटोनिक कब्ज, अवरोधात्मक कब्ज और स्पैटिक कब्ज। अब एटोनिक कब्ज जो है, इसमें क्या होता है, मांसपेशियों में जो होता है संकुचन का अभाव हो जाता है। किसमें, मांसपेशियों में, यानी आंतों की मांसपेशियों में संकुचन का अभाव हो जाता है, मांसपेशियों में संकुचन का अभाव। तो एटोनिक कब्ज में क्या होता है, मांसपेशियों में संकुचन का अभाव हो जाता है। और अवरोधात्मक कब्ज में क्या होता है, इसमें संकुचन और प्रसारण का कार्य जो होता है, यानी मांसपेशियों की जो गतिशीलता होती है या सिर्फ बड़ी आंत के कोलन वाले पार्ट में बनी रहती है। संकुचन एवं प्रसारण का कार्य, संकुचन एवं प्रसारण का कार्य, यानी किस, क्या, मांसपेशीय संकुचन, मांसपेशीय संकुचन कहाँ बना रहता है, सिर्फ बड़ी आंत के कोलन वाले पार्ट में बना रहता है। किस पार्ट में, बड़ी आंत के कोलन वाले पार्ट में बना रहता है, जिससे क्या होता है, अवरोध होता है। मलत्याग में अवरोध होता है, इस कारण इसको अवरोधात्मक कब्ज कहते हैं। इसमें क्या होता है, आंतों की जो संकुचन और प्रसारण का कार्य होता है, यानी आंतों के मांसपेशियों की जो क्रियाशीलता होती है, वह बड़ी आंत के सिर्फ कोलन वाले पार्ट में रहता है, जिसके कारण व्यक्ति को अवरोधात्मक कब्ज होता है। जैसे छोटी आंत के 3 पार्ट हैं, वैसे हमारे बड़ी आंत के भी 3 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। बड़ी आंत के 3 भाग कौन कौन से हैं, पहला सीकम, कोलन, सीकम, कोलन और रेक्टम। तीसरा हमारा क्या है, रेक्टम। ओके, तो ये बड़ी आंत का जो सीकम है ये फर्स्ट भाग है, और कोलन जो है ये सेकंड भाग होता है, यानी मध्य भाग होता है। यह जो है बड़ी आंत जो का कोलन मध्य भाग, यानी ये बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, कोलन होता है। यह बड़ी आंत का मध्य भाग होता है कोलन, और यह सबसे बड़ा होता है। और लास्ट पार्ट कौन सा है, रेक्टम। पहला हमारा जैसे बड़ी आंत का पहला भाग सीकम, दूसरा कोलन, तीसरा रेक्टम। और कोलन जो होता है यह बड़ी आंत का मध्य भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। तो अवरोधात्मक कब्ज में क्या होता है, हमारे कोलन में ही सिर्फ संकुचन और प्रसारण यानी मांसपेशीय गतिशीलता होती है, जिसके कारण व्यक्ति को अवरोधात्मक कब्ज होता है।
अब स्फैटिक कब्ज में क्या होता है, इसमें बड़ी आंत में संकुचन की क्षमता कम हो जाती है। बड़ी आंत में संकुचन की क्षमता कम हो जाती है। ओके, तो कब्ज हमारे 3 प्रकार के, एटोनिक कब्ज, इसमें मांसपेशियों में संकुचन का अभाव हो जाता है। दूसरा अवरोधात्मक कब्ज, इसमें संकुचन एवं प्रसारण यानी मांसपेशीय गतिशीलता का कार्य सिर्फ बड़ी आंत के कोलन वाले भाग में होता है, यानी मध्य भाग में, और जिससे मल त्याग में समस्या होती है। और स्फैटिक कब्ज बड़ी आंत में संकुचन की क्षमता इसमें कम हो जाती है। तो ये हमारे कब्ज के 3 प्रकार है। पूछ सकता है कब्ज के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार, या कौन कौन से, एटोनिक कब्ज, अवरोधात्मक और स्फैटिक कब्ज। अब इनको दूर करने के तरीके कौन कौन से हैं, एटोनिक कब्ज को दूर करने के तरीके। तो एटोनिक कब्ज को हम कैसे दूर करते हैं, अगर अगर का प्रयोग करके और जल की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। अगर अगर का प्रयोग और जल की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। जल की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। तो एटोनिक कब्ज को दूर करने के लिए कौन से तरीके हैं, अगर अगर हमारी क्या है, एक प्रकार की दवा है। ओके, अगर क्या है, अगर एक प्रकार की औषधीय दवा है। तो अगर का प्रयोग करना चाहिए और जल की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए एटोनिक कब्ज को दूर करने के लिए। दूसरा हमारा अवरोधात्मक कब्ज है, इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग और फोलिक एसिड और विटामिन बी का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग और फोलिक एसिड और किसका, विटामिन बी समूह का प्रयोग करना चाहिए। और विटामिन बी समूह का, काफी नीचे हो गया है, आप लोग प्रॉब्लम हो रही होगी तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, प्रयोग करना चाहिए। तो अवरोधात्मक कब्ज को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करना चाहिए और फोलिक एसिड और विटामिन बी समूह का प्रयोग अधिक करना चाहिए। अब स्फैटिक कब्ज में क्या होता है, चाइना ग्रास और इसबगोल की भूसी का प्रयोग करना चाहिए। किसमें, स्फैटिक कब्ज में जो है चाइना ग्रास और किसका, इसबगोल की भूसी का प्रयोग। इसबगोल की भूसी, इसबगोल की भूसी मार्केट में भी मिलती है या डाइजेशन के लिए काफी फायदेमंद होती है। तो स्फैटिक कब्ज में किसका प्रयोग करना चाहिए, जो इसके लिए सही करने में ठीक रहता है, चाइना ग्रास और इसबगोल की भूसी का प्रयोग करना चाहिए। ये हमारे बड़ी आंत के भाग हैं, इनको आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। अब हम कब्ज के कारण के बारे में देखेंगे। ये तो कब्ज के प्रकार हुए, अब हम लोग कब्ज के कारण, किन कारणों से कब्ज होता है। तो कब्ज किन कारणों से होता है, भोजन, कब्ज किन कारणों से, भोजन में रेशे युक्त पदार्थ को जब हम कम मात्रा में लेते हैं या नहीं लेते हैं तो व्यक्ति कब्ज का शिकार हो जाता है। किसमें, भोजन में रेशे युक्त पदार्थ की कम मात्रा या जल की हम कम मात्रा में उपयोग करते हैं, या भोजन संबंधी आदतें भोजन संबंधी अनियमितता जो होती है, जैसे
टाइम से खाना वगैरह नहीं लेते हैं। और व्यायाम का अभाव होने के कारण रेत से युक्त कब्ज के कारण कौन से हैं? रेत से युक्त पदार्थ कम मात्रा में लेने से, कम मात्रा में लेना, और दूसरा जल कम मात्रा में लेना, और तीसरा हमने क्या बताया अभी? अनियमित आदतें होने के कारण, अनियमितता, भोजन संबंधी अनियमितता। और चौथा हमारा क्या है? व्यायाम का अभाव। एक्सरसाइज हमारी सभी बीमारियों के लिए लाभदायक है, इसलिए व्यायाम का अभाव भी इसका एक कारण है। व्यायाम का अभाव। और क्या कारण है इसका? एक कारण क्या है? जुलाब या एनीमा का प्रयोग। किसका? जुलाब या एनीमा का प्रयोग। एनीमा ये क्या है? एक औषधि है जिसको हम मलद्वार के द्वारा देते हैं, या जाकर मल को ढीला करने का कार्य होता है और पेट को साफ करने का कार्य करता है। जुलाब या एनीमा का प्रयोग। यह क्या है? एक औषधि है जिसको हम मलद्वार के द्वारा देते हैं और यह मल को ढीला करने का कार्य करता है, पेट को साफ करने का कार्य करता है। तो इसका जब हम बार बार यूज करेंगे तो व्यक्ति इसका आदती हो जाता है, इसके बिना उसको मल त्याग नहीं होता, जिस कारण उसे कब्ज की समस्या हो जाती है। छठवां हमारा, अगर हम विटामिन बी समूह यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कम मात्रा लेते हैं तो भी यह होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से भी यह होता है। और पोटेशियम की कमी होने पर भी कब्ज होता है। पोटेशियम की कमी। तो ये सारी चीजें कब्ज के कारण है। रेत से युक्त पदार्थ कम मात्रा में लेना, जल कम लेना, अनियमितता, व्यायाम का अभाव, ये सारी चीजें हमारे की कमी है। थोड़ा तो ये हमारे कब्ज के कारण है। ओके, आप लोग नोट करिए और इसके आगे मैं बढ़ती हूँ। अब कब्ज में पोषक तत्वों की आवश्यकता, ये कारण हुए। और अब हम लास्ट क्या देखेंगे? पोषक तत्व। पोषक तत्व तो सबसे पहले कैलोरी कैसा देना चाहिए कब्ज में? व्यक्ति की क्रियाशीलता के आधार पर कैलोरी देना चाहिए। जैसे अधिक क्रियाशील, मध्यम और कम क्रियाशील व्यक्ति है ना, तो उसकी क्रियाशीलता के आधार पर कैलोरी देना चाहिए। क्रियाशीलता के आधार पर देना चाहिए। ओके। और दूसरा हमारा कार्बोज हुआ। कार्बोज में क्या हुआ? रेत से युक्त पदार्थ देना चाहिए पर्याप्त मात्रा में, और चोकर युक्त पदार्थ देना चाहिए। कार्बोज रेत से युक्त और चोकर युक्त पदार्थ देना चाहिए। ये क्या करता है? रेशा और चोकर युक्त जो पदार्थ होता है, जैसे कई चीजों में हम आटे वगैरह का चोकर क्या चाल के अलग कर देते हैं, बट वो चोकर क्या होता है? उसका भी कुछ फायदा है हमारी बॉडी में। वो भोजन को पचाने में सहायक होता है, डाइजेशन को सही रहता है। तो रेशे युक्त पदार्थ और चोकर युक्त पदार्थ को इनके कब्ज के रोगी के भोज्य पदार्थ में शामिल करना चाहिए। और क्या? प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए।
की पर्याप्त मात्रा देनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा। और चौथा हमारा विटामिन बी है। विटामिन विटामिन क्या है? विटामिन बी और सी अधिक देना चाहिए। ओके। और पांचवा हमारा है खनिज लवण। पोटेशियम की मात्रा को बढ़ा देते हैं इसमें। और फल व सब्जी पर्याप्त मात्रा में देगी। खनिज लवण कैसा होगा? पोटेशियम की मात्रा बढ़ा देना चाहिए। और फल और सब्जी पर्याप्त मात्रा में कब्ज के रोगी को देना चाहिए। और क्या वसा पर्याप्त मात्रा में देंगे? वसा पर्याप्त मात्रा में देंगे। या भी वसा मल को पतला करने का, फिसलने का कार्य करता है। तो पानी 8 से 10 गिलास तक देना चाहिए वसा कम मात्रा में। और पानी जो है 8 से 10 गिलास यानी अधिक मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए। ओके। तो ये सारे पोषक तत्व कब्ज के रोगी को देना चाहिए। और अगर हम लोग कब्ज का समय रहते सही से इलाज ना किया गया तो यह विभिन्न बीमारियों, विभिन्न समस्याओं को जन्म देती है। किसको? हार्निया को जन्म देती है। इसके कारण क्या होता है? हार्निया हो जाता है, बवासीर जिसको हम पाइल्स कहते हैं। और हृदय की समस्या उत्पन्न होती है। किसके कारण? कब्ज का अगर समय रहते इलाज नहीं किया गया तो ये विभिन्न समस्याओं को जन्म देती है। किसको? हार्निया को जन्म देती है। और किसको देती है? बवासीर जिसको पाइल्स की कहा जाता है। हृदय की समस्या भी व्यक्ति इससे ग्रसित हो जाता है। तो ये हमारा कब्ज था, जो कब्ज कंप्लीट हुआ। या भी हमारा पाचन संस्थान से संबंधित रोग है। अब एक हमारा लास्ट क्या है? अपच। अतिसार के भी बारे में हमने बताया। अब डीपली अतिसार के बारे में, जब संक्रामक रोगों के बारे में विभिन्न मैं बताऊंगी तो उसमें अतिसार के बारे में डीपली डिस्कशन करूंगी। ओके। अपच, इसको क्या कहते हैं? अजीर्ण भी कहा जाता है। अजीर्ण, अजीर्ण। अपच को क्या कहा जाता है? अजीर्ण। और क्या कहा जाता है? मंदाग्नि, मंदाग्नि भी कहते हैं। ओके। अपच को अजीर्ण और मंदाग्नि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? पेट में दर्द होता है, जलन होता है, गैस होता है। क्या होता है? पेट में दर्द, जलन और गैस। ऐसी पेट की कई समस्याओं से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। बस जाहिर सी बात है, जब पेट में डाइजेशन हमारा सही नहीं होगा तो पेट में दर्द होगा और जलन भी होगा और गैस भी बनेगा। तो ये सारी समस्याएं किसमें? अपच में देखने को मिलती है। अपच को हम अजीर्ण और मंदाग्नि भी कहते हैं। और अपच भी जो है या 2 प्रकार का होता है। कौन सा? देहात्मक और क्रियात्मक। अपच कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, देहात्मक और दूसरा क्रियात्मक। ओके। फर्स्ट देहात्मक, दूसरा क्रियात्मक। इसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक। ओके। और दूसरा हमारा फंक्शनल होगा। ओके। तो अपच 2 प्रकार के होते हैं, देहात्मक और क्रियात्मक। देहात्मक में क्या होता है? यह पाचन संस्थान से संबंधित है। किसी पाचन अंग में दोष होने के कारण या
होता है या किससे संबंधित है? पाचन संस्थान से संबंधित है। या क्यों होता है? पाचन अंगों में दोष होने के कारण या होता है। किसी पाचन अंगों में दोष होने के कारण होता है। क्यों होता है? या पाचन संस्थान से पाचन अंगों में दोष होने के कारण या देहात्मक अपच होता है। और दूसरा हमारा क्या है? या क्यों होता है? मानसिक तनाव के कारण। मानसिक तनाव के कारण होता है। इसमें क्या होता है? मानसिक रूप से जब व्यक्ति स्थिर नहीं होता है, मानसिक संवेग स्थिर न होने के कारण व्यक्ति के हार्मोन्स और जितने भी पचाने वाले जूस एंजाइम्स वगैरह हैं, इन सभी पर उसका इफेक्ट पड़ता है, इन सभी का प्रभाव पड़ता है, जिससे पाचन संस्थान ठीक से कार्य नहीं करता है। मानसिक संवेग स्थिर न रहने के कारण, मानसिक संवेग स्थिर न रहने के कारण क्या होता है? हमारे हार्मोन्स और पाचक जूस पर प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, जिस कारण पाचन ठीक से नहीं हो पाता। पाचन ठीक से नहीं हो पाता। ओके, तो हमारे अपच कितने प्रकार के हैं? देहात्मक और क्रियात्मक। देहात्मक जो है पाचन संस्थान से संबंधित है, इसमें पाचन अंगों, किसी भी पाचन अंगों में दोष होने के कारण यह होता है। और क्रियात्मक जो है यह मानसिक तनाव से संबंधित है। इसमें क्या होता है? संवेगात्मक रूप से, मानसिक रूप से व्यक्ति स्थिर न होने के कारण हार्मोन्स और उसका पाचक रसों पर प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यक्ति का पाचन सही से नहीं होता और व्यक्ति को अपच हो जाता है। अब हम अपच के कारण के बारे में, लक्षण के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? अपच के लक्षण। तो अपच के लक्षण तो आप लोगों को पता ही होगा, बेसिक जनरल चीजें हैं जो आप लोगों को पता होगा। अपच के लक्षण क्या? अपच होने पे क्या होता है? जी मिचलाना, चक्कर आना, पेट दर्द होना। क्या होता है? जी मिचलाना, चक्कर आना के कारण। इसमें क्या होता है? जी मिचलाना और चक्कर, और क्या होता है? पेट दर्द होता है। HCl के श्रावण में कमी या अधिकता हो जाती है। पेट दर्द और HCl की श्रावण में कमी या अधिकता। और क्या? और किन कारणों से यह होता है? और अल्सर की समस्या होने पर भी अपच हो जाता है। अल्सर की समस्या, तो इन सभी के कारण अपच होता है। इसमें क्या कारण नहीं, लक्षण है। तो अपच के लक्षण क्या है? जी मिचलाना, चक्कर आना, पेट दर्द और HCl के श्रावण में कमी या अधिकता हो जाती है, और अल्सर की समस्या भी देखने को मिलती है। अब हम इसके उपचार के बारे में देखेंगे। अपच के उपचार। तो अपच में क्या होता है? हमें
रेसे युक्त पदार्थ का अधिक सेवन करना चाहिए। और व्यायाम, चिंता मुक्त रहना, क्या है इसका अपच का उपचार। हमने बताया ना यह क्यों होता है, रेसे युक्त पदार्थों का कम सेवन करने के कारण। तो इसमें रेसे युक्त पदार्थ का अधिक सेवन करना चाहिए। रेसे युक्त पदार्थ का सेवन। और दूसरा क्या, व्यायाम, जो कि हर बीमारी में लाभदायक है। और चिंता मुक्त रहना, हमारे मानसिक संवेगों का भी डाइजेशन पर प्रभाव पड़ता है ना। हमने बताया देह क्रियात्मक जो है अपच के प्रकार, उसमें मानसिक समस्याओं के कारण ही वह होता है। तो चिंता मुक्त रहना चाहिए। और चौथा क्या है, चाइना ग्रास, इसबगोल की भूसी और अगर अगर का प्रयोग करना चाहिए। चाइना ग्रास, इसबगोल की भूसी, गोल की भूसी और किसका प्रयोग करना चाहिए, अगर अगर। अगर अगर एक औषधि हमने अभी बताया है, अगर अगर का प्रयोग करना चाहिए। और विटामिन बी समूह और सी का भी प्रयोग, विटामिन बी यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी का अधिक प्रयोग करना चाहिए। ओके। और इसके क्या उपचार है, तरल आहार शामिल करना चाहिए और जल का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। किसका, तरल आहार को भी अपने आहार में शामिल करना चाहिए। किसको, तरल आहार यानी जल का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। तो ये सारे हमारे अपच के उपचार है। रेसे युक्त भोज्य पदार्थ का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन, जल का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन, व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज, चिंता मुक्त रहना चाहिए, चाइना ग्रास, इसबगोल की भूसी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। ये हमारे अपच के उपचार हुए। अब इसमें विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता, जो कि हमारा लास्ट है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पोषक तत्व की आवश्यकता, पोषक तत्व, इसमें क्या है, वसा की मात्रा को 5% तक कम कर देना चाहिए, यानी वसा कम मात्रा में देना चाहिए। वसा कम मात्रा में यानी वसा की मात्रा 5% कम कर देनी चाहिए। ओके। और दूसरा हमारा कार्बोज पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए, कार्बोज पर्याप्त देना चाहिए। और तीसरा हमारा प्रोटीन, या भी कितनी मात्रा में, प्रोटीन भी पर्याप्त मात्रा में देनी चाहिए। खनिज लवण जो है इसमें सोडियम एवं पोटेशियम युक्त भोज्य पदार्थ, सोडियम एवं पोटेशियम युक्त, सोडियम एवं पोटेशियम युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। और जल जो है इसका भी अधिक सेवन करना चाहिए। कितना, 8 से 10 गिलास तक जल हमको यूज करना चाहिए, यानी जल अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। विटामिन बी समूह और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी का सेवन। क्लियर हो रहा है? तो वसा कम मात्रा में 5% तक 5% कम कर देना चाहिए। कार्बोज पर्याप्त मात्रा में, प्रोटीन भी, खनिज लवण में हमको पोटेशियम और सोडियम युक्त भोज्य पदार्थ का अधिक सेवन करना चाहिए। जल अधिक से अधिक मात्रा में, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी का अधिक प्रयोग करना चाहिए। जल हमारी सारी बीमारियों में, सभी बीमारियों के लिए हमारा व्यायाम हुआ, जल हुआ, ये सब काफी
कारगर सिद्ध होते हैं, काफी फायदेमंद होते हैं। जल बीमारियों को दूर करने के साथ साथ हमारी त्वचा में भी ग्लो लाने का कार्य करते हैं। ओके, तो हमारा अपच, पाचन संबंधी जितनी बीमारियां, पेप्टिक अल्सर, आंत में सूजन या आंत का अल्सर हुआ, अपच हुआ, कब्ज हुआ जिसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, अतिसार हुआ जिसको डायरिया कहते हैं, इन सारी रोगों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब अतिसार के बारे में हम लोग बता दिया उसमें हमने कि पतला होता है, दस्त होता है, इसमें बार बार मल त्याग की समस्या होती है। अब इसके बारे में डीपली जो है हम किसमें, जब हम जल संक्रामित रोगों के बारे में पढ़ेंगे तब उसमें उसके बारे में डीपली डिस्कशन करेंगे। तो हमारे जितने भी विभिन्न रोग हैं वो सारे कंप्लीट हुए। अब कुछ थोड़ी बहुत टॉपिक बचे हुए फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस में, वो भी इस सप्ताह कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का क्लास यही हम अपना खत्म करते हैं। कल फिर न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।